लास्ट टाइम LRU एल्गोरिदम तक हमने पढ़ा था, लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिदम तक, जो कि पास्ट नॉलेज लेती है कि जो इन पास्ट जो है करंटली यूज नहीं हुए उनसे हम रिप्लेस करते हैं पेजेस को। इसी एल्गोरिदम की थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं, उन्हीं को आगे देख लेते हैं। LRU एल्गोरिदम के अंदर ही जैसे पहले वाला था, यहाँ पे काउंटर इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। काउंटर इम्प्लीमेंटेशन अब क्या करेगा कि हर एक जो पेज टेबल की एंट्री होगी उसके साथ एक काउंटर जो है वो एम्बेड कर दिया जाएगा। वो काउंटर जो है ये ट्रैक करेगा कि उस पेज को कितनी दफ़ा रेफर किया गया है, उस काउंटर की वैल्यू जो है, काउंटर की वैल्यू जो है जैसे जैसे वो जितनी दफ़ा इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू मीन्स इतनी दफ़ा उस पेज को रेफर किया गया है। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू जो है ये ट्रैकिंग रखेगी कि उस पेज को कितनी दफ़ा रेफर किया गया। अब इसको देखते हैं काउंटर इम्प्लीमेंटेशन को। एवरी पेज एंट्री हैज़ अ काउंटर, एवरी टाइम पेज इज रेफरेंस थ्रू दिस एंट्री, कॉपी द क्लॉक इनटू द काउंटर। जब भी उस पेज को जो है उस एंट्री के थ्रू रेफर किया जाएगा तो उस काउंटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। When a page needs to be changed, look at the counter to find smallest value. ठीक है, फिर हमने कहा लीस्ट रिसेंटली यूज हमने यूज करना है, एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, तो काउंटर की वैल्यू जो जितनी दफा आगे नेक्स्ट टाइम यूज होता रहेगा उतनी दफा काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो हमने लीस्ट रिसेंटली जो होगा उससे रिप्लेस करना है। तो लीस्ट रिसेंटली कौन सा होगा जहाँ पे काउंटर की वैल्यू जिस पेज की सबसे कम होगी, मीन्स जो कि बार बार जो है रेफर नहीं किया गया और उसकी काउंटर की वैल्यू इंक्रीज भी नहीं हुई। ठीक है, तो जिस पेज की काउंटर की वैल्यू मिनिमम होगी मीन्स उस पेज को हमने सबसे लेस टाइम जो है वो रेफर किया है। ठीक, तो वो लीस्ट रिसेंटली यूज होगा पेज, उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एल्गोरिदम वही है, लीस्ट रिसेंट पेज से रिप्लेस करना है, लेकिन क्या साथ एक काउंटर लगा दिए, काउंटर से पता चल जाएगा काउंटर की वैल्यू कोई ज्यादा है तो मीन्स उस पेज को ज्यादा दफा हमने रेफर किया, फिर हमने उसके साथ रिप्लेस नहीं करना। अगर काउंटर की वैल्यू कम है तो मीन उस पेज को जो है लेस नंबर ऑफ टाइम हमने रेफर किया तो उसके साथ हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट जो है यस। वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैक क्या होता है? स्टैक का मैंने आपको बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट सबसे लास्ट में होता है वो आता है स्टैक की तरफ, सबसे पहले जो है वो स्टैक में से निकलता है, स्टैक में से जाता है। ठीक है, तो ये लिफो इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि स्टैक के अंदर हमने पेजेस रखते रहना है रेफर के, पहले ये वाला पेज रेफर हुआ, फिर ये वाला पेज रेफर हुआ, स्टैक के अंदर रखते रहना है। और फिर जब जिस पेज को जो है वो रेफर किया जाएगा उस पेज को जो है अपवर्ड हम मूव कर देंगे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी गई है। अब वो कह रहे हैं स्टैक बिफोर ए, इस ए वाले को एम्बेड करने से पहले जो स्टैक यहाँ तक ए तक जो है इस तरह का हमारा स्टैक बना हुआ है। ठीक है, इन्होंने लिखा बिफोर ए है लेकिन ए तक, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, ऊपर 2 आई हुई है। ठीक है, ये अब स्टैक क्या है, ये इस स्ट्रिंग में से गुजरा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, बी को एम्बेड करना है। बी की वैल्यू क्या है 7। अब 7 को इसके अंदर लेके ना तो स्टैक किस तरह से करेगा, अब ये 2 1 0 7 की सारी रखी हुई वैल्यू, अब यहाँ पे बी को लेके आना है। बी की वैल्यू क्या है 7। 7 ऑलरेडी क्या है इस स्टैक के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने क्या करना है, जिस एंट्री को रेफर किया जाएगा उसको हमने इन फ्रंट ले आना, लास्ट पे ले आना, सबसे ऊपर टॉप पे ले आना। तो इस 7 वाले को हमने मूव करके ये देखे सबसे ऊपर आ गया। अब 7 वाला सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद और 7 क्योंकि ऊपर मूव हो चुका है और फिर 4 इसके बाद। ठीक है, तो स्टैक के अंदर हम लोग वैल्यूज रखते रहते हैं, जिस पेज को रेफर किया जाता है उसको जो है वो वहां से ड्रैग करके ऑन द टॉप ले आते हैं अगर वो पहले से स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है तो। ठीक है, लेकिन अब ये भी है कि स्टैक का जो स्ट्रक्चर है वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वैसे तो हम यूँ थे कि हमें फ्रेम दे दिए जाते थे, हम यूँ रखते थे 4 7 0, फिर 7 पहले से है 1 0 इस तरह से। लेकिन अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैक है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हम नीचे से रखेंगे 4 वाला पहले, फिर 7 वाला, फिर 0 वाला, फिर 7 वाला जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर 1 वाला, फिर 1 वाला पड़ा हुआ है, फिर 2 वाला, फिर 1 भी पड़ा हुआ है, 2 भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम नीचे से स्टैक की जो है वो प्लेस करने स्टार्ट करते हैं, जबकि वैसे हमें फ्रेम दिए जाते हैं तो हम ऊपर से यहाँ से जो है फ्रेम के अंदर पेजेस को रखते जाते हैं। ठीक है, रेफर करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैक है तो हम रिवर्स ऑर्डर में
लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला लेके चलेंगे और जिस वाले पेज को रेफर किया जाएगा उसको हम ड्रैग करके जो है वो टॉप पे ले आएंगे, ठीक है। इसकी समझ आ गई है स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की? मैम उसको एक बार रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है। और ये क्या है, ये मोस्ट रिसेंट पेज जो है जो रेफर किया जा रहा है मोस्ट रिसेंटली, उसको जो है हम टॉप पे ले आते हैं। अच्छा, बाकी तो हम क्या कर रहे थे, जो भी हम पीछे हमने एल्गोरिथम पढ़े उसके अंदर तो हम इस तरह से रख रहे थे, जैसे ये खाली है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, 4 वाला पहले यहाँ पे फर्स्ट पे 4 वाला कर दिया, फिर 7 वाला कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर 1 कर दिया। मीन्स जैसे जैसे पेज रेफर होते जा रहे थे वो हम फ्रेम के अंदर रखते जा रहे थे। लेकिन स्टैक क्या है, हमारा लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक के अंदर हमने ऊपर टॉप से रखने स्टार्ट नहीं करने, हमने एंड से बॉटम से रखने स्टार्ट करने एलिमेंट। सबसे पहले कौन सा रेफर हुआ, 4 हमने यहाँ पे रख दिया, फिर कौन सा रेफर हुआ, 7 रख दिया, फिर 0 रख दिया, फिर 7 है तो 7 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1 है तो 1 रख दिया, 0 है पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मीन्स हमने डाउनवर्ड से स्टार्ट करना है और उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाना है, जबकि वैसे फ्रेम के अंदर हम ऊपर से रख के नीचे की तरफ लेके आते हैं। ऐसे ही था? यस मैम। ठीक है, यही वाला इसके अंदर डिफरेंस है कि स्टैक के अंदर हम नीचे से रखना जो स्टार्ट करते हैं अपवर्ड की तरफ, और उसके बाद जिस पेज को रेफर किया जाए, जैसे यहाँ पे यहाँ तक जो है ए तक ये बना हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, 7 पेज को हम रेफर कर रहे हैं, तो जो 7 वाला होगा उसको हम मूव करके ऊपर ले आएंगे, तो ये नया वाला बन गया, ठीक है। 7 को ऊपर लेगी और बाकी सारे एलिमेंट 1 प्लेसेस डाउनवर्ड होगी। इसी तरह अगर किसी और को रेफर किया जाएगा, लेट्स सपोज इसके बाद 1 को रेफर किया जाता है, तो 1 को रेफर करेंगे तो इसमें से 1 वाले को हम ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट एक प्लेस नीचे आ जाएंगे, 1 आ जाएगा ऊपर, फिर 7, फिर 2, फिर 0, फिर 4, इस तरह, ठीक है। तो जिस वाले एलिमेंट को रेफर किया जा रहा है उस वाले को ड्रैग करके टॉप पे ले जाना। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट भी LRU एल्गोरिदम की अप्रोक्सीमेशन है, मींस वही LRU एल्गोरिदम है, उसके अंदर हमने काउंटर के साथ देखा, स्टैक के साथ देखा, और अभी यहाँ पे हम उसको रेफरेंस बिट के साथ देख रहे हैं। अब रेफरेंस बिट क्या करेगी, हर एक एंट्री के साथ एक रेफरेंस बिट जो है वो ऐड कर दी जाएगी। वो रेफरेंस बिट जो है वो इनिशियली 0 होगी, बिट जो है या तो 0 होती है हमारे पास या 1 हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियली वो बिट की वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 है। देन पेज इज रेफरेंस बिट सेट टू 1। तो जब वो सब की पहले इन स्टार्ट जो है वो 0 है, किसी पेज को रेफर नहीं किया, जिस पेज को हम रेफर करेंगे उसकी बिट हम 0 से 1 कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस एनी विद रेफरेंस बिट 0, ठीक है। अगर जो है फिर जो जो पेज हमारा रेफर होता रहेगा उसकी बिट को हम 0 से 1 करते रहेंगे, ठीक है। जस्ट बिट ही है, बिट को देखना, अगर बिट 0 है तो उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे, अगर 1 है तो इसका मतलब है वो रिप्लेस हो चुका है पहले से। अब सेकंड चांस एल्गोरिदम क्या कहता है, सेकंड चांस एल्गोरिदम भी लीस्ट रिसेंटली यूज अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसके अंदर क्या हम एक चांस देते हैं। यहाँ पे तो क्या रेफरेंस बिट थी 0 है तो उस वाले को हमने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन सेकंड चांस एल्गोरिदम के अंदर क्या है, जनरली FIFO प्लस हार्डवेयर प्रोवाइडेड रेफरेंस बिट। इसके अंदर अब एक तो ये रेफरेंस बिट भी यूज होगी जो कि यहाँ पे ऊपर यूज हो रही थी, ठीक है, एक तो रेफरेंस बिट यूज होगी और दूसरा यहाँ पे FIFO स्कीम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली, वो भी यूज होगी। दोनों को मिला के सेकंड चांस एल्गोरिदम जो है वो बनेगा। यहाँ पे अब क्या होगा, इफ पेज टू बी रेफरेंस, अगर एक पेज है जिसको रेफर किया गया है, अगर तो उस पेज की रेफरेंस बिट 0 है तो उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे जैसे ऊपर था, ठीक है। जिस पेज की रेफरेंस बिट जो है वो 0 होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे, और साथ में ये भी देखना है कि अगर एक से ज्यादा पेजेस की रेफरेंस बिट 0 है तो फिर क्या FIFO के थ्रू करना है, जो पहले पेज होगा उसको पहले हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। रेफरेंस बिट वाले जो है 0 वाले पड़े हुए हैं पेजेस, उनमें से पहले हम किसको करेंगे रिप्लेस, FIFO के थ्रू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू, ठीक है। और अगर जो है वो रेफरेंस बिट 0 नहीं है, रेफरेंस बिट 1 है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस वाले को हम उस पेज को एक सेकंड चांस दे देंगे, उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको हम एक्स्ट्रा का एक चांस जो है वो दे देंगे। अब वो जो उसको चांस देंगे वो किस तरह से देंगे, हमें पता चल जाएगा ये क्या रेफरेंस बिट इसकी 1 है, मींस ये पहले से रिप्लेस हुआ है, तो हम उसको एक सेकंड चांस देंगे। सेकंड चांस किस तरह से देंगे,
उसकी रेफरेंस बिट को दोबारा से 0 कर देंगे, ठीक है। उसकी रेफरेंस बिट को दोबारा से 0 कर देंगे, उसको एक और चांस देंगे रिप्लेस होने के लिए, क्योंकि अगर उसकी बिट जो 1 है फिर तो वो रिप्लेस हो नहीं सकता। जब रेफरेंस बिट 0 होगी तभी वो रिप्लेस हो सकता है। तो हमने उसकी बिट को क्या कर दिया, 1 से 0 कर दिया और उस पेज को मेमोरी के अंदर ही दोबारा रहने दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब देखा जाएगा कोई और पेज आएगा उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए ये वाला पेज जो पहले 1 था उसकी हमने रिप्लेस कर क्या कर दी थी, 0 कर दी थी। अब वो भी क्या यहाँ पे शो कर रहा है कि ये भी क्या अभी इस टाइम पे रिप्लेस हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम पे फिर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सेकंड चांस के अंदर क्या है, जिस रेफरेंस बिट जिस पेज की 0 है उसको तो हम रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन जिसकी रेफरेंस बिट 1 होगी उसको एक सेकंड चांस देंगे और उसकी बिट 1 को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 0 से ये होगा कि 1 टाइम मोर जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बिट 0 होगी, नेक्स्ट टाइम जब किसी पेज को रिप्लेस करना होगा तो हम उस पेज के साथ उसको रिप्लेस कर सकेंगे। सेकंड चांस एल्गोरिथम ये क्या है। नेक्स्ट जो है इनहैंस सेकंड चांस एल्गोरिथम है, ठीक है। सेकंड चांस एल्गोरिथम के अंदर रेफरेंस बिट और फीफो यूज हो रहा था, अब उसी सेकंड चांस एल्गोरिथम को यहाँ पे और इनहैंस कर दिया, ठीक है। एक और एल्गोरिथम बना दिया जिसका नाम है इनहैंस सेकंड चांस एल्गोरिथम। इसमें अब क्या है, इम्प्रूव एल्गोरिथम बाय यूजिंग द रेफरेंस बिट प्लस मॉडिफाई बिट। वहां पे क्या था, सेकंड चांस के अंदर सिर्फ एक रेफरेंस बिट यूज हो रही थी फीफो के साथ, ठीक है। यहाँ पे 2 बिट्स ऐड कर दी हैं, एक तो वो रेफरेंस बिट हुई पहले वाली वो भी यूज होगी और साथ में एक और बिट ऐड कर दी जिसको हम मॉडिफाई बिट कहते हैं। इन 2 बिट्स को देख के तब पेज रिप्लेसमेंट जो है वो सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। अब ये 2 बिट का क्या कर दिया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। पहले नंबर पे जो होगी बिट वो रेफरेंस वाली बिट होगी, सेकंड नंबर पे जो होगी वो मॉडिफाई बिट होगी। अब फर्स्ट केस जिसका बनेगा वो है 0 0। 0 0 का मतलब है नीदर रिसेंटली यूज नॉट मॉडिफाइड, मीन्स 0 है ना तो ये पेज अभी रिसेंटली यूज हुआ है, मीन्स इस पेज को रेफर नहीं किया गया, और सेकंड बिट भी 0 है, इसका मतलब है ये पेज मॉडिफाइड भी नहीं है, ना तो इस पेज के अंदर कोई चेंजिंग की गई है ना इस पेज को रेफर किया गया। तो ये सबसे बेस्ट केस होगा। अगर आपको ऐसा केस मिल जाए जहाँ पे दोनों बिट 0 0 है तो इसी को हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं रिप्लेस करने के लिए, पेज रिप्लेसमेंट के लिए। अगर जो है ये 0 0 वाला केस नहीं मिलता फिर जो है 0 1 नेक्स्ट केस है। इसके अंदर क्या है, रेफरेंस बिट 0 है, मीन्स इस पेज को रिसेंटली यूज नहीं किया गया, और मॉडिफाई बिट 1 है जिसका मतलब है कि इस पेज को मॉडिफाई किया गया। रिसेंटली इस पेज को रेफर तो नहीं किया गया, यूज नहीं किया गया, लेकिन इस पेज को मॉडिफाई किया गया क्योंकि मॉडिफाई बिट जो है वो 1 हो गया, ठीक है। तो ये इतना बेस्ट नहीं है जितना 0 0 वाला था, लेकिन फिर भी अगर 0 0 वाला ना हो तो इस 0 1 केस को लिया जाता है पेज रिप्लेसमेंट के लिए। थर्ड मैम केस 1 को 0 में रिप्लेस करना क्यों जरूरी है? 1 को 0 में यस, कहाँ पे किया, 1 को 0 में? ये आपने लास्ट वाले में बताया ना, सेकंड चांस एल्गोरिदम में। इससे पीछे वाले में? यस मैम। अच्छा ये वाले 4 केसेस पूरे कर ले फिर मैं उस पे आती हूँ पीछे। ओके। ये थर्ड वाले में, थर्ड केस के अंदर क्या है, थर्ड केस के अंदर 1 और 0 है, मीन्स 1 जो है हमारी रेफरेंस बिट 1 है, मीन्स इस पेज को रेफर किया गया है, और मॉडिफाई बिट जो है वो क्या है 0, मीन्स इस पेज को मॉडिफाई नहीं किया गया, इसके अंदर चेंजिंग नहीं की, ठीक है। रेफर तो ये पेज किया गया, रेफरेंस बिट 1 है, लेकिन इसकी मॉडिफाई बिट जो है वो 0 है, इसको चेंज नहीं किया गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट केस जो है वो 1 और 1 है, मीन्स इस पेज को रेफर भी किया गया है और इस पेज के अंदर मॉडिफिकेशन भी की गई है। तो ये इस एल्गोरिदम के अंदर इनहैंस सेकंड चांस के अंदर 2 बिट्स यूज हो रही हैं, एक पहली है रेफरेंस बिट, दूसरी है मॉडिफाई बिट। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे बेस्ट केस जो है वो ये वाला है, ये ना हो तो इस वाले केस को अडॉप्ट किया जाता है, इस वाले को और फिर इस वाले को, ठीक है। दोनों बिट्स को देख के और फिर देखा जाता है कि किस पेज के साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट ये पीछे वाली पूछिए, इसमें से क्या पूछ रही थी आप? मैम आप कह रही थी अगर 0 बिट हो तो उसको रिप्लेस नहीं करते, लेकिन अगर 1 हो तो उसको 0 में रिप्लेस करते हैं, क्यों? नहीं, मैंने कहा कि अगर रेफरेंस बिट जो है वो 0 है किसी पेज की, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। पेज 1, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है? यस मैम।
ये 3 पेजेस ले लिए 1 2 3। इनिशियली इन सब की क्या है बिट 0 है, मीन्स ये पेज अभी यूज नहीं हुए, मॉडिफाई नहीं किए गए, इनको रेफर नहीं किया गया, 0 है। ठीक है, अब पेज फॉल्ट आया, पेज को जो है वो रिप्लेस करना है, पेज को रिप्लेस करना है तो किस पेज के साथ रिप्लेस किया जाएगा? अगर जो है हमने देखा पेज 1 है, इसकी रेफरेंस बिट क्या है? 0 है। 0 है तो मीन्स इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। 0 है तो इसका क्या मतलब है? ये पेज अभी रिप्लेस नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये अनटच पेज है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इसको जो रिप्लेस कर दिया, इसको स्वैप आउट कर दिया, इसकी जगह कोई दूसरा पेज ला के रख दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो है वो ये वाला पेज 3 है, या फिर चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये वाले दोनों पेज जो है इनको पहले रेफर किया गया। ठीक है, केस 0 मैंने आपको समझा दिया, जहाँ पे बिट जो है वो 0 होगी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम किसी और पेज को रिप्लेस करना है, हमने देखा कि ये सेकंड वाला पेज जो है इसकी बिट क्या है? 1 है। 1 है तो सिंपल जब हम ऊपर रेफरेंस बिट वाला पढ़ रहे थे तो उसका मतलब है 1 है तो ये पहले से रिप्लेस हुआ हुआ है। लेकिन सेकंड चांस एल्गोरिथम के अंदर मैंने कहा कि अगर पेज जिसकी रेफरेंस बिट जो है वो 1 हुई है तो इसको हम एक सेकंड चांस देंगे। सेकंड चांस देंगे इसका ये मतलब है कि इसकी बिट 1 को हम दोबारा से क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे। इसको हमने जिसकी बिट पहले से 1 है उसको एक सेकंड चांस हमने दिया है कि एक दफा और जो है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इसकी बिट 1 को 0 कर दिया। जब किसी पेज की बिट 0 होती है तो उसका मतलब है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 1 है तो मतलब हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पहले से रिप्लेस हुआ है। लेकिन हमने क्या करना है, इस 1 वाले को एक सेकंड चांस देना ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको 1 मोर टाइम जो है वो रिप्लेस कर सकें। तो हमने इसकी बिट 1 को 0 कर दी। जब इसकी बिट 0 होगी तो इसका मतलब है इसके पास एक और चांस है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम जो है हमने रिप्लेस करना होगा तो इसकी बिट क्या होगी? 1 से 0 हुई होगी, तो 0 वाले को हम जो है वो नेक्स्ट टाइम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सेकंड चांस के अंदर आपको बताया। ठीक है मैम। स्लाइड्स आ गई हैं, नजर आ रही हैं, विजिबल हैं स्लाइड्स? यस मैम। आगे जो हमारे पास काउंटिंग एल्गोरिदम है। अब काउंटिंग एल्गोरिदम के अंदर क्या है? कीप अ काउंटर ऑफ अ नंबर ऑफ रेफरेंसेस दैट हैव बीन मेड टू ईच पेज। अब काउंटिंग एल्गोरिदम भी काउंटर की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे भी एक काउंटर लगा हुआ होगा। वो काउंटर क्या कर रहा होगा? कीप अ काउंटर ऑफ अ नंबर ऑफ रेफरेंसेस दैट हैव बीन मेड टू ईच पेज। अब किसी पेज को कितनी दफा रेफर किया गया है वो सारी ट्रैक जो है कौन रख रहा होगा? काउंटर। काउंटर देख रहा होगा कि किस पेज को कितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो रेफर किया गया है। ठीक है, अब ये काउंटर की काउंटिंग एल्गोरिदम के आगे दो हैं। एक है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एल्गोरिदम LFU और दूसरी है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एल्गोरिदम MFU। इनके अंदर क्या होगा? अब लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज के अंदर हम कहेंगे रिप्लेस पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट, क्योंकि इस इन दोनों के अंदर काउंटर की वैल्यू यूज हो रही है। इनिशियली काउंटर जो है वो 0 होगा। जिस पेज को जितनी दफा रेफर किया जाएगा उतनी दफा उस काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो जब हमने LFU लेना है, LFU एल्गोरिदम होगा, तो इसके अंदर काउंटर जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो है वो एल्गोरिदम होगा। ठीक है, उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज के अंदर हम जिस काउंटर की वैल्यू, जिस पेज के काउंटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि मोस्ट टाइम जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, उसकी काउंटर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, तो उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज के अंदर क्या होगा कि पेज जिसकी काउंटर की वैल्यू सबसे कम होगी, मतलब उस पेज को सबसे कम टाइम रेफर किया गया है, उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू के ऊपर बेस कर रहा है। LFU के अंदर जिसकी काउंटर की वैल्यू सबसे कम, MFU के अंदर जिसकी काउंटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके साथ हम रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ फ्रेम। अब हम कहते हैं कि प्रोसेसेस को कितने कितने फ्रेम जो है एलोकेट किए जाए, क्योंकि
सिस्टम के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, हर एक प्रोसेसेस को हमने इक्वल साइज के अंदर डिवाइड किया, उन पेजेस को हमने फ्रेम के अंदर जो है वो प्लेस करना है। तो अब कितने कितने फ्रेम्स जो है वो एलोकेट किए जाए प्रोसेसेस को। तो फ्रेम एलोकेशन के लिए दो यहाँ पे टेक्निक बताई गई है, एक फिक्स्ड एलोकेशन बताई गई है और एक प्रायोरिटी एलोकेशन बताई गई है। ठीक है, अब इन दोनों को देख लेते हैं, फिक्स्ड एलोकेशन कौन सी है और प्रायोरिटी एलोकेशन कौन सी है। फिक्स्ड एलोकेशन के अंदर फर्दर आगे जो है वो टू एलोकेशन के अंदर जो इनको कैटेगराइज किया गया, एक इक्वल एलोकेशन और दूसरी जो है वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन के अंदर। ठीक है, अब इक्वल एलोकेशन क्या है? इक्वल एलोकेशन फॉर एग्जांपल इफ देयर आर, अच्छा पहले इसको वैसे बता देती हूँ। इक्वल एलोकेशन के अंदर ये होगा कि आपके जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं सिस्टम के अंदर, उन तमाम प्रोसेसेस को जो है इक्वल नंबर ऑफ फ्रेम जो है एलोकेट करने हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि आपके सिस्टम के अंदर 5 प्रोसेसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो 100 है। 100 ठीक है, टोटल जो है फ्रेम 100 है आपके सिस्टम के अंदर और 5 प्रोसेसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 फ्रेम्स डिवाइडेड बाय 5 प्रोसेसेस करेंगे इज इक्वल टू 20 फ्रेम जो है वो हर एक प्रोसेस के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 प्रोसेसेस सबको 20 फ्रेम जो है वो मिलेंगे इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वली हमने सबको फ्रेम जो है वो एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, एलोकेट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ पे जो है ये एलोकेशन मोस्टली डिपेंड कर रही है प्रोसेस के साइज पे, कि प्रोसेस का साइज कितना है उसके लिहाज से यहाँ पे एलोकेशन की जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये नीचे दिखाया गया है एस ऑफ आई किसको शो कर रही है, एस ऑफ आई जो है ये शो कर रही है साइज ऑफ अ प्रोसेस पी आई। कोई प्रोसेस है पी आई, प्रोसेस P1 2 3 कोई भी ये प्रोसेस हो सकता है पी आई, उसका जो साइज होगा उसको हम एस एफ आई कह रहे हैं। ठीक है, एस एफ आई क्या होगा, प्रोसेस पी आई का साइज है। और ये कैपिटल एस क्या है, कैपिटल एस है सम ऑफ एस ऑफ आई, जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबके जितने भी साइजेस हैं, हर एक प्रोसेस का जो साइज है उसको सम अप करेंगे और उसको हमने कैपिटल एस में रख दिया। ठीक है, अब एस कैपिटल के पास क्या है, सारे प्रोसेसेस का साइज है, टोटल साइज है, टोटल सम ऑफ साइजेस है ऑफ ऑल प्रोसेस। एम क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रेम, सिस्टम के अंदर आपके टोटल फ्रेम कितने हैं। और ए ऑफ आई क्या है, एलोकेशन फॉर द पी एफ आई। ए ऑफ आई जो है शो करेगा कि प्रोसेस पी आई जो है उसको कितना एलोकेट हमने करना है। ठीक है, अब उसको करने के लिए ये जो है फार्मूला है पी एफ आई मीन्स प्रोसेस कोई P1 2 है उसको कितने फ्रेम एलोकेट होंगे इज इक्वल टू एस ऑफ आई। ठीक है, उस प्रोसेस का जो साइज है वो डिवाइडेड बाय साइजेस ऑफ ऑल प्रोसेसेस जो हैं कैपिटल एस के अंदर वो मल्टीप्लाइड बाय एम। एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम। तो इससे क्या है, जितना भी प्रोपोर्शन आ रहा होगा उस प्रोसेस के हिस्से में वो आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एम, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो 64 हमारे पास है। S1 ले लिया है, S1 क्या, एस ऑफ आई जो है प्रोसेस, किसी प्रोसेस का साइज है। तो S1 का मतलब है कोई प्रोसेस P1 है जिसका साइज 10 है, कोई प्रोसेस P2 है जिसका साइज S2 है 127। ठीक है, इनका साइज है अब इन दोनों प्रोसेसेस के यहाँ पे हमने क्या एलोकेशन निकाल लेनी है। S1 के लिए एलोकेशन निकालेंगे A ऑफ 1, तो उसके लिए क्या है फार्मूला एस ऑफ आई ओवर एस मल्टीप्लाइड बाई एम। तो एस आई क्या है, S1 का साइज क्या है 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस साइज, वो कितना होगा 137, क्योंकि दो प्रोसेसेस है सिस्टम के अंदर, पहला है 10 दूसरा है 127, दोनों को ऐड करेंगे तो 137 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइज यहाँ पे 64 है, यहाँ पे गलती से 62 लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 64 करेंगे तो ये इज इक्वल टू इक्विलेंट टू 4 फ्रेम्स जो हैं वो S1 के हिस्से में आ जाएंगे, मीन्स प्रोसेस 1 के हिस्से में आ जाएंगे।
यहाँ पे फिर A2 है, मीन्स S2 के लिए हमने एलोकेशन निकाली है P2 के लिए। वो केस का साइज क्या था 127। 127 डिवाइड बाय दोनों को ऐड करके करेंगे सम ऑफ टू प्रोसेसेस 137 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू 57 फ्रेम्स जो है वो इसके हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल जो है वो एलोकेशन थी। फिक्स के अंदर इक्वल और प्रोपोर्शनल जो है साइज के लिहाज से आएंगे। ठीक है, S1 का साइज 10 था तो उसके लिहाज से 4 फ्रेम दे दिए। S2 का साइज 127 इतना बड़ा था तो उसके लिहाज से 57 फ्रेम जो इसको एलोकेट। क्लियर? Yes, ma'am. Next step, priority allocation. Use a proportional allocation scheme using priority rather than size. ये priority allocation जो है वो same proportional allocation की तरह है। proportional allocation के अंदर क्या हम process का size देख रहे थे, जितना process का size था उसके लिहाज से allocation होती है। लेकिन priority allocation के अंदर क्या है, यहाँ पे size के ऊपर focus नहीं हो रहा है, यहाँ पे process की priority के ऊपर focus हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर हायर होगी तो उसको जो है ज्यादा एलोकेशन होगी, अगर प्रायोरिटी कम होगी तो उसके लिहाज से एलोकेशन होगी। ठीक है, जस्ट वहां पे साइज ले रहे थे, यहाँ पे प्रायोरिटी ले रहे हैं। इफ प्रोसेस PI जनरेट अ पेज फॉल्ट, select a replacement one of the frame, select a replacement of frame from a process with a lower priority number। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिप्लेस करने के लिए हम किसको लेंगे, एलोकेशन करने के लिए कौन सा पेज लेंगे रिप्लेस करने के लिए जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो है। ठीक है, जिस प्रोसेस की हाँ लोअर है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे लोअर होगी उसको हम लेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, बस वहां पे साइज ले रहे थे और यहाँ पे प्रायोरिटी ले रहे हैं। ग्लोबल वर्सेस लोकल एलोकेशन, इन दोनों के अंदर क्या है, ग्लोबल रिप्लेसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोसेस सिलेक्ट अ रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स, वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम द अनदर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, 10 20 30 कितने भी प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। यहाँ पे पेज को रिप्लेस करने के लिए कौन सा फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो आपका प्रोसेस कोई भी फ्रेम जो है सिलेक्ट कर सकता है पूरे सिस्टम में से, चाहे वो प्रोसेस P1 का फ्रेम है, प्रोसेस P2 का फ्रेम है, 3 का फ्रेम है, जिस मर्जी प्रोसेस के फ्रेम को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रॉम ऑल सेट ऑफ फ्रेम्स, सिस्टम के अंदर जितने भी फ्रेम्स हैं उन सब में से जो सिलेक्ट किया जा सकता है। वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम अनदर, एक प्रोसेस जो है किसी दूसरे फ्रेम प्रोसेस के फ्रेम को भी जो है वो रिप्लेस कर सकता है। लेकिन लोकल रिप्लेसमेंट के अंदर क्या है, ईच प्रोसेस सिलेक्ट फ्रॉम ओनली इट्स ओन सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रेम। लेकिन लोकल फ्रेम रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि एक प्रोसेस की जो अपने सिर्फ फ्रेम है उसी में से वो सिलेक्ट करके देगा किस पेज को रिप्लेस करना है, किस फ्रेम को रिप्लेस करना है, वो बाकी दूसरे तीसरे प्रोसेस को नहीं देख सकता। ठीक है, ग्लोबल के अंदर ओवरऑल पूरे सिस्टम ग्लोबली वो रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि लोकल के अंदर क्या है, वो प्रोसेस सिर्फ अपने फ्रेम में से सिलेक्ट करके देगा कि किसको जो है वो रिप्लेस करना है। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ये अब क्या है, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम की मेमोरी शेयरिंग टेक्निक है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। इसके अंदर क्या है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस इज अ कंप्यूटर मेमोरी डिजाइन यूज्ड इन मल्टी प्रोसेसिंग वेयर द मेमोरी एक्सेस टाइम डिपेंड्स ऑन द मेमोरी लोकेशन रिलेटिव टू द प्रोसेस। अब ये मेमोरी जब प्रोसेस एक्सेस करता है तो उसके अंदर ये टाइम होता है कि इससे एक्सेस टाइम ज़्यादा लगा है, इसका एक्सेस टाइम जो है वो कम लगा है, तो ये उसके लिए एक टेक्निक है, इसको नोमा टेक्निक कहते हैं, NUMA, नोमा टेक्निक। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डिपेंड करता है जहाँ पे सॉरी ये बेस करता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर आपके सिस्टम के अंदर यूज हो रहे हैं और वहाँ पे मल्टीपल मेमोरी लोकेशन है। कोई इसके अंदर कहा जा रहा है कि प्रोसेस जो है प्रोसेस का जो एक्सेस टाइम होगा, मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी प्रोसेस से कितनी नज़दीक है। ठीक है, आपकी मेमोरी लोकेशन क्या है। अगर आपकी मेमोरी लोकेशन जो है आपके प्रोसेसर के नियर होगी तो उसका एक्सेस टाइम कम लगेगा। अगर आपकी मेमोरी लोकेशन जो है वो प्रोसेसर से दूर है थोड़ी सी, तो उसके अंदर एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स यहाँ पे जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो डिपेंड कर रहा है मेमोरी लोकेशन के ऊपर रिलेटिव टू द प्रोसेसर। ठीक है, कि प्रोसेसर से
आपकी मेमोरी का कितना डिस्टेंस है उसको एक्सेस करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। और ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे जो है मल्टीपल प्रोसेसर यूज हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, और उसको एक्सेस करने के लिए कितना यूज होता है। फिर यहाँ पे आई ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। आई ग्रुप्स किस लिए बना लिए जाते हैं कि मेमोरी को जो है वो ग्रुप अप करके सिमिलर प्लेसेस के ऊपर रख लिया जाता है। लेकिन वहाँ पे भी क्या, ग्रुप के अंदर से जो जितना जो है क्लोज होगा उसके लिए इतना एक्सेस टाइम कम लगेगा, ठीक है। फास्ट एक्सेस लोकल मेमोरी देन द नॉन लोकल मेमोरी। तो अगर यहाँ पे आपने ग्रुपिंग करके रख ली है तो जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप के अंदर से जो लोकल मेमोरी होगी उसको एक्सेस करते हुए फास्टली एक्सेस कर लेंगे, एक्सेस टाइम कम लगेगा। जबकि नॉन लोकल मेमोरी जो कि थोड़ी सी डिस्टेंस पे होगी उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो है ये यूज होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी रिलेटिवली क्लोज टू द प्रोसेसर है। यहाँ पे नोमा की एक अलग से इमेज मैंने एम्बेड कर दी है। Group of processor NOMA node have their own local memory. Any processor can access any memory, including one not owned by its group. ठीक है, आप रिमोटली एक्सेस तो कर सकते हैं किसी भी मेमोरी को, लेकिन उसके लिए एक्सेस टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेसिंग लोकल मेमोरी इज फास्टर देन एक्सेसिंग द रिमोट मेमोरी। तो लोकल मेमोरी अगर आप अपने ग्रुप की एक्सेस कर रहे हैं वो तो फिर एक्सेस टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर आप रिमोटली मेमोरी के लिए दूसरी प्लेस से जो एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आगे है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि हमने सीपीयू के अंदर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा सीपीयू किसी भी टाइम पे आइडल ना रहे। अगर कोई एक प्रोसेसर जो है किसी आईओ के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसकी जगह कोई दूसरा प्रोसेस जो है सीपीयू की जगह ले और वो अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म करे। सीपीयू को किसी भी टाइम हमने आइडल नहीं छोड़ना, किसी भी टाइम उसको फ्री नहीं छोड़ना। इससे क्या सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, जब हम उसको बिजी रखेंगे। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हमारी रैम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो पड़े हो, ठीक है, ताकि सीपीयू किसी भी टाइम फ्री ना हो, वहां से प्रोसेसेस उठा के उनको जो है वो उनकी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता रहे जब भी वो फ्री हो। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होती रहेगी ऐसे ऐसे ही हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अब ये क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है हम अपने सिस्टम के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे सिस्टम के अंदर इंक्रीज होते रहेंगे सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है? ये हमारे सिस्टम की रैम बनी हुई है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करनी है, मीन सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस पड़े हो, लेकिन पूरे के पूरे प्रोसेसेस हम रैम के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमारे सिस्टम की जो रैम होती है वो लिमिटेड उसका साइज होता है, ठीक है, उसके अंदर हम पूरे पूरे प्रोसेसेस नहीं रख सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने प्रोसेसेस को जो है डिवाइड कर लेते हैं, उनको पेजेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और हर एक प्रोसेसेस के कुछ पेजेस जो अपने मेमोरी में रख लेंगे। इसका मतलब है कि हमारा P1 का कोई एक पेज भी पड़ा हुआ है, P2 का कोई पेज भी पड़ा हुआ है, तो उससे हम ये शो करेंगे कि हमारे प्रोसेसेस जो है मेमोरी के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हैं। सीपीयू यहाँ से उठा लेगा जब भी उसको ज़रूरत होगी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए और बिजी रहने के लिए। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या है? एक प्रोसेस है P1, उसका हमने पेज नंबर 1 जो है वो कोई रख लिया। प्रोसेस P2 है, उसका भी पेज नंबर 1 रख लिया। कोई प्रोसेस जो है वो P3 है, उसका भी पेज नंबर 1 रख लिया, ठीक है। पूरा पूरा प्रोसेस तो आ नहीं सकता, उनके कोई एक एक पेज जो है हमने रख लिया। इसका मतलब है हमारी रैम